नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मॉरल गाथा में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जादुई चिराग सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत को छुपाए बैठा है। क्या सच में बगदाद की रेत में कोई ऐसा चिराग था जिसमें जिन्न कैद था, या फिर असली जादू किसी गुफा में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा है? आज की इस रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी में हम खोलेंगे बगदाद के जादुई चिराग का राज, एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस चिराग को आप बाहर खोज रहे हों वो आपके भीतर ही जल रहा हो। चलिए शुरू करते हैं। रात का आसमान तारों से भरा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा बगदाद की पुरानी गलियों से होकर गुजर रही थी। चांदनी में चमकती मीनारें और महलों की छतें किसी रहस्य की तरह शांत खड़ी थीं। उसी शहर में जहां हर मोड़ पर किस्से जम लेते थे, एक ऐसा राज छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। जादुई चिराग का राज। बगदाद के बाजारों में दिन भर चहल पहल रहती थी। इत्र की खुशबू, मसालों की तीखी महक, रंग बिरंगे कपड़े और ऊंची आवाज में मोल भाव करते व्यापारी, सब कुछ जैसे जीवन से भरपूर था। उन्हीं गलियों में एक लड़का रहता था, अजीम। उसका चेहरा साधारण था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। अजीम अनाथ था। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और पिता का कोई पता नहीं था। वो दिन में बाजार में छोटे मोटे काम करता और रात को एक पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान को देखता। उसे लगता था कि तारे उससे कुछ कहना चाहते हैं। एक दिन बाजार में एक अजीब आदमी आया। उसका लिबास दूर देश का था, दाढ़ी लंबी और आंखें तेज। उसने खुद को रशीद नाम का व्यापारी बताया, लेकिन उसकी निगाहें किसी चीज की तलाश में थीं। वो हर दुकान पर जाता, पुरानी चीजों को ध्यान से देखता और फिर आगे बढ़ जाता। जब वो अजीम के पास पहुंचा, जो एक बूढ़े कुम्हार की मदद कर रहा था, उसने लड़के को गौर से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अजीम लड़के ने सिर झुकाकर कहा। रशीद मुस्कुराया। क्या तुम बहादुर हो? अजीम ने बिना सोचे कहा, हाँ। रशीद ने जेब से एक छोटा सा नक्शा निकाला। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शहर से बाहर एक पुरानी गुफा है, वहां एक चिराग छिपा है। बस मुझे वो चिराग चाहिए। अजीम की आंखें चमक उठीं। उसमें क्या खास है? रशीद ने धीमी आवाज में कहा, वो साधारण चिराग नहीं है, उसमें एक चिन्ह बंद है। जिन्न का नाम सुनते ही अजीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी थी, लेकिन रशीद की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे अजीम को हल्का सा डर भी लगा। अगली सुबह वे दोनों शहर से बाहर निकल पड़े। रेगिस्तान के पार एक पहाड़ी थी जिसके नीचे एक तंग दरार दिखती थी। रशीद ने कुछ अजीब शब्द बुदबुदाए और जमीन हिलने लगी। दरार फैलकर एक दरवाजा बन गई। अंदर सिर्फ तुम जा सकते हो, रशीद ने कहा। मैं नहीं जा सकता, बस चिराग लेकर आओ। अजीम कांपते कदमों से अंदर गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर पर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वो आगे बढ़ा तो उसने देखा एक छोटा सा कमरा जिसमें सोने चांदी के ढेर लगे थे। बीच में एक पुराना धूल से भरा चिराग रखा था। अजीम ने चारों तरफ देखा। उसे याद आया कि रशीद ने सिर्फ चिराग मांगा था। उसने सोने की ओर ध्यान नहीं दिया और चिराग उठाकर वापस मुड़ गया। जब वो बाहर पहुंचा, उसने चिराग ऊपर उठाया। रशीद की आंखों में लालच चमक उठा। मुझे दो, उसने आदेश दिया। अजीम ने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो। रशीद का चेहरा बदल गया। चिराग दो, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। अजीम डर गया, लेकिन उसने चिराग नहीं दिया। तभी जमीन फिर से हिलने लगी और दरवाजा अचानक बंद हो गया। अजीम गुफा के अंदर फंस गया। अंधेरे में बैठा अजीम रोने लगा। तभी उसके हाथ से चिराग फिसला और जमीन से टकराया। उसने घबराकर उसे उठाया और अनजाने में उसे रगड़ दिया। अचानक तेज रोशनी फैली, धुएं का गुबार उठा और उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। आवाज गूंजी, मैं इस चिराग का जिन्न हूं, जिसने मुझे आजाद किया उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अजीम स्तब्ध रह गया। क्या तुम सच में जिन्न हो? हाँ, आवाज गूंजी, तुम मेरे मालिक हो। अजीम ने कांपते हुए कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। पलक झपकते ही वो गुफा के बाहर था। रशीद वहां खड़ा था, पर अब उसकी आंखों में भय था। उसने जिन्न को देखा और पीछे हट गया। ये चिराग मेरा है, रशीद चिल्लाया। जिन्न की आंखें लाल हो उठीं। अब इसका मालिक ये लड़का है। रशीद भागने लगा, लेकिन रेगिस्तान की आंधी उठी और वो कहीं खो गया। अजीम ने राहत की सांस ली।
अब उसके पास 3 इच्छाएं थीं। वो सोच में पड़ गया, क्या मांगे? धन, महल, ताकत। उसने पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरी मां की आत्मा को शांति मिले। जिन ने सिर झुकाया, ऐसा ही होगा। दूसरी इच्छा, मेरे शहर में कोई भूखा न रहे। बगदाद में अचानक अन्न के भंडार भर गए, बाजार में खुशी छा गई, लोग दुआएं देने लगे। तीसरी इच्छा के समय अजीम ठहर गया। जिन ने कहा, सोच समझकर मांगो। अजीम बोला, मैं चाहता हूं कि तुम आजाद हो जाओ। जिन चौंक गया, तुम मुझे आजाद करना चाहते हो? हाँ, गुलामी किसी के लिए अच्छी नहीं। जिन की आंखों में पहली बार कोमलता आई। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अजीम। तेज रोशनी फैली, जिन्न आसमान में विलीन हो गया। चिराग साधारण धातु का टुकड़ा बन गया। अजीम खाली हाथ था, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। बगदाद के लोग उसे प्यार करने लगे। वो बड़ा होकर एक बुद्धिमान और दयालु शासक बना। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली। कहते हैं जादुई चिराग का असली राज ये था कि उसकी ताकत जिन में नहीं, बल्कि उसे पाने वाले के दिल में छिपी होती थी। और बगदाद की हवाएं आज भी रात में फुसफुसाती हैं। सच्ची दौलत सोने में नहीं, इंसानियत में होती है। रेगिस्तान की उस रात के बाद बगदाद की हवा बदल गई थी। लोगों को मालूम नहीं था कि उनके शहर को भूख और बदहाली से किसने बचाया, पर हर गली में एक अनजानी दुआ गूंजती थी। अजीम अब पहले जैसा साधारण लड़का नहीं रहा था, लेकिन उसके पास न चिराग था न जिन। उसके पास बस अपने फैसलों की जिम्मेदारी थी। समय बीता, अजीम जवान हो गया। उसकी समझदारी और दया के कारण लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। वो बाजार के झगड़े सुलझाता, गरीबों की मदद करता और रात को फिर भी उसी पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान देखा करता। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखों में सवाल कम और संकल्प ज्यादा था। लेकिन हर कहानी में शांति लंबे समय तक नहीं टिकती। एक रात शहर के उत्तरी दरवाजे पर अजीब सी हलचल हुई। पहरेदारों ने देखा कि काले लिबास में कुछ सवार आए हैं। उनके झंडे पर चांदी का अर्धचंद्र बना था। वे सीधे महल की ओर बढ़े और संदेश भेजा कि उनका सरदार शहर के नए नेता से मिलना चाहता है। उस सरदार का नाम था जाहिर। उसकी आंखों में ठंडापन था और आवाज में ऐसा भरोसा जैसे दुनिया की हर ताकत उसके हाथ में हो। उसने अजीम को देखते ही हल्की मुस्कान दी। तुम वही हो जिसने जादुई चिराग पाया था, उसने धीमे स्वर में कहा। अजीम का दिल एक पल को थम गया, पर उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। मैंने कोई चिराग नहीं रखा, वो अब साधारण धातु का टुकड़ा है। जाहिर की मुस्कान गहरी हो गई। चिराग चाहे साधारण हो जाए, उसकी शक्ति कहीं ना कहीं रहती है। जिन आजाद हुआ है, लेकिन जादू पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अजीम समझ गया कि ये आदमी साधारण नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं उस शक्ति को जगाना चाहता हूं, जाहिर ने कहा, और मुझे पता है कि वो तुम्हारे दिल में छिपी है। उस रात के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान अचानक काला पड़ जाता, बाजार की चीजें अपने आप गिर जाती और लोगों के सपनों में एक आवाज गूंजती, शक्ति वापस दो। अजीम बेचैन हो उठा। उसे लगा जैसे जिन्न की आजादी के बाद कोई और शक्ति जाग गई है, कोई पुरानी ताकत जो संतुलन बिगाड़ना चाहती है। वो उस पहाड़ी की ओर गया जहां कभी गुफा थी। अब वहां कुछ भी नहीं था, बस समतल रेत। उसने आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, अगर कहीं हो तो सामने आओ। हवा अचानक घूमने लगी, रेत के कण चक्कर काटने लगे और उनके बीच से एक परिचित आवाज आई, तुमने मुझे आजाद किया था अजीम। धुएं के हल्के बादल में जिन्न की आकृति उभरी, लेकिन वो पहले से कमजोर लग रहा था। तुम आजाद हो, अजीम ने कहा, फिर भी लौट आए। जिन्न ने उत्तर दिया, मैं बंधन से मुक्त हूं, पर इस दुनिया की शक्तियों से नहीं। जब कोई संतुलन तोड़ने की कोशिश करता है तो मुझे पुकार सुनाई देती है। जाहिर प्राचीन जादू का साधक है, वो तुम्हारे भीतर की रोशनी को मोड़ना चाहता है। अजीम चौंका, मेरे भीतर की रोशनी? चिराग ने तुम्हें नहीं बदला, जिन बोला, तुम्हारी नीयत ने चिराग को बदल दिया। अब वही नीयत एक शक्ति बन चुकी है। यदि तुम डरोगे या लालच में आओगे तो वही शक्ति अंधकार बन जाएगी। अजीम ने गहरी सांस ली, तो मुझे क्या करना होगा? जिन ने कहा, तुम्हें अपनी तीसरी इच्छा की असली कीमत समझनी होगी। आजादी देना आसान था, लेकिन उसके बाद आने वाली जिम्मेदारी कठिन है।
उसी समय शहर में जाहिर ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने लोगों के मन में संदेह बो दिया। अजीम ने जादू छिपा रखा है, वो तुम्हें नियंत्रित करता है। कुछ लोग उसके शब्दों पर यकीन करने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। अजीम ने महल के सामने लोगों को इकट्ठा किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरे पास कोई जादू होता तो मैं उसे छिपाता नहीं। मेरी ताकत तुम्हारे भरोसे से आती है। भीड़ में खामोशी छा गई। तभी आसमान गरजा। काले बादलों के बीच जाहिर खड़ा था, हाथ में एक पुरानी किताब लिए। उसने मंत्र पढ़ा और हवा में अंधकार का गोला बना। देखो, वो चिल्लाया, यही असली शक्ति है। अंधकार का गोला शहर की ओर बढ़ा। लोग चीखने लगे। अजीम ने आंखें बंद कीं। उसे जिन्न की बात याद आई, डरोगे तो अंधकार बढ़ेगा। उसने अपने भीतर झांका। उसे अपनी मां की मुस्कान याद आई, बाजार के बच्चों की हंसी, बूढ़े कुम्हार की झुकी पीठ। उसने मन में ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर डर को जगह नहीं देगा। अचानक उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और अंधकार के गोले से टकराई। टकराते ही तेज प्रकाश फैला। लोग अपनी आंखें ढकने लगे। जब रोशनी थमी, जाहिर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी किताब राख बन चुकी थी। जिन्न की आवाज फिर गूंजी, तुमने समझ लिया, शक्ति वस्तु में नहीं, मन में होती है। जाहिर उठने की कोशिश कर रहा था। अजीम उसके पास गया। तुम्हें भी मौका है, उसने शांत स्वर में कहा। अंधकार छोड़ दो। जाहिर की आंखों में पहली बार पछतावा झलका। उसने सिर झुका दिया। हवा शांत हो गई। उस रात बगदाद में फिर से सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं, संतुलन का था। जिन्न की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। क्या हम फिर मिलेंगे? अजीम ने पूछा। जिन्न मुस्कुराया। जब भी कोई इंसान अपने भीतर की रोशनी को पहचानेगा, मैं वहीं रहूंगा। और वो विलीन हो गया। अजीम महल की छत पर खड़ा रहा, आसमान की ओर देखता हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि जादुई चिराग का राज कभी चिराग में था ही नहीं। वो तो इंसान के चुनावों में छिपा था, डर या साहस, लालच या करुणा। बगदाद की गलियां फिर से जीवन से भर उठीं। बच्चे खेलते, व्यापारी हंसते और हर रात हवा में एक कहानी तैरती, उस लड़के की जिसने जिन्न को आजाद किया और खुद अपनी रोशनी खोज ली। लेकिन रेगिस्तान की गहराइयों में, रेत के नीचे अब भी कुछ प्राचीन रहस्य सोए हुए थे, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जन्म लेती है। बगदाद की सुबह अब पहले से शांत थीं, पर शांति के भीतर एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे हवा किसी अनकहे रहस्य को अपने साथ लिए फिर रही हो। अजीम ने बहुत कुछ झेला था, पर उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। जिन्न जा चुका था, जाहिर पराजित हो चुका था, पर भीतर कहीं उसे लगता था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ महीनों बाद शहर में एक बूढ़ा दरवेश आया। उसका चेहरा धूप में झुलसा हुआ था, आंखें गहरी और आवाज धीमी। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस लोगों को ध्यान से देखता और आगे बढ़ जाता। एक दिन वो सीधे अजीम के सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारे दिल में अब भी सवाल हैं, दरवेश ने कहा। अजीम चौंका। आप मुझे जानते हैं? दरवेश हल्का मुस्कुराया। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी रोशनी को जानता हूं। ये वही शब्द थे जो कभी जिन्न ने कहे थे। अजीम के मन में हलचल मच गई। क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? दरवेश ने आसमान की ओर देखा। रेगिस्तान शांत दिखता है, पर उसकी गहराई में आंधी बल रही है। एक ऐसी शक्ति जो ना अंधकार है ना प्रकाश, बल्कि भ्रम है, और भ्रम सबसे खतरनाक होता है। उस रात अजीम को सपना आया। उसने देखा कि शहर की हर दीवार पर आईने लगे हैं। लोग अपने ही प्रतिबिंब में खोते जा रहे हैं। हर कोई खुद को सबसे महान समझ रहा है, और धीरे धीरे शहर में मतभेद बढ़ रहे हैं। दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, और दूर रेत के टीले पर एक छाया खड़ी हंस रही है। सुबह होते ही खबर आई कि शहर के अलग अलग हिस्सों में झगड़े शुरू हो गए हैं। मामूली बातों पर लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अजीम ने महसूस किया कि ये वही भ्रम है जिसका दरवेश ने जिक्र किया था, अहंकार का जादू। वो दरवेश को ढूंढने निकला, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया।
जैसे वो आया था वैसे ही गायब हो गया। अजीम ने समझ लिया कि इस बार कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, न कोई जादुई किताब, न कोई मंत्र। दुश्मन लोगों के भीतर पल रहा है और इस बार उसे कोई जिन नहीं बचाएगा। उसने शहर के बीचों बीच एक सभा बुलाई। लोग गुस्से में थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अजीम ने किसी को नहीं रोका, वो चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। घंटों तक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। जब सब थक गए तब उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कोई जादू नहीं दिखा सकता, ना मेरे पास चिराग है ना जिन, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, क्या तुम्हारी जीत तुम्हारे अपने शहर की हार से बड़ी है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। अगर तुम अपने ही भाई को हराकर खुश हो सकते हो, अजीम ने आगे कहा, तो समझो कि तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि शहर तब तक मजबूत है जब तक दिल जुड़े हैं। उसी समय हवा में एक अजीब कंपन हुआ। लोगों को लगा जैसे उनके कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे सही हो। अजीम ने आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि यह वही भ्रम की शक्ति है, वो किसी अदृश्य धागे की तरह लोगों के मन में घुस रही है। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर कोई शक्ति तुम्हें दूसरों से ऊंचा दिखा रही है तो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे डर की आवाज है। अचानक आसमान पर बादल छा गए। लोगों के सामने जैसे उनके ही प्रतिबिंब हवा में उभर आए। घमंडी, क्रोधित, असुरक्षित चेहरे। लोग डर गए, वे अपने ही विकृत रूप को देख रहे थे। अजीम ने कदम आगे बढ़ाया। इसे पहचानो, ये तुम हो जब तुम डरते हो। धीरे धीरे लोगों ने अपने प्रतिबिंबों की ओर देखा। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं अपने पड़ोसी से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझसे ज्यादा सफल हो जाएगा। दूसरे ने सिर झुका लिया, मैंने झूठ फैलाया क्योंकि मुझे ध्यान चाहिए था। जैसे जैसे लोग सच स्वीकार करते गए, हवा में तैरते हुए विकृत प्रतिबिंब धुंधले होने लगे। बादल छटने लगे। रेत के टीले पर खड़ी हो छाया गुस्से से कांपी और फिर धुएं की तरह उड़ गई। शाम तक शहर फिर शांत हो गया। लोग एक दूसरे से माफी मांगने लगे। बाजार में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन इस बार एक नई समझ के साथ। रात को अजीम अकेला महल की छत पर खड़ा था। अचानक उसे वही जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। हल्की रोशनी उसके पास आकर ठहर गई। जिन की स्पष्ट आकृति नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी थी। तुमने इस बार बिना किसी जादू के जीत हासिल की, वो आवाज आई। अजीम मुस्कुराया, शायद यही असली जादू है। अब तुम समझ गए हो, आवाज ने कहा, कि हर युग में चिराग बदलता है। कभी वो वस्तु होता है, कभी विचार, पर उसका राज एक ही रहता है, दिल की नीयत। रोशनी धीरे धीरे रात में खुल गई। अजीम ने आसमान की ओर देखा। उसे अब कोई खालीपन महसूस नहीं हो रहा था। उसने जान लिया था कि कहानी का अंत किसी आखिरी लड़ाई में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। बगदाद की गलियों में अब एक नई कहानी सुनाई जाती थी, उस युवक की जिसने जादू पाया, उसे छोड़ दिया और फिर बिना जादू के दुनिया को बदल दिया। और कहते हैं, जब भी कोई अपने भीतर के भ्रम को पहचान लेता है, कहीं ना कहीं एक अदृश्य चिराग फिर से चमक उठता है। साल बीतते गए। बगदाद की गलियां अब पहले से अधिक परिपक्व लगती थीं, जैसे शहर ने भी अपने भीतर झांकना सीख लिया हो। अजीम अब सिर्फ एक नेता नहीं रहा था, वो लोगों के दिलों की आवाज बन चुका था। फिर भी हर रात जब सन्नाटा उतरता, उसके मन में एक हल्की सी खामोशी उतर आती, जैसे कोई अंतिम सत्य अभी बाकी हो। एक शाम नदी के किनारे बैठा वो डूबते सूरज को देख रहा था। पानी पर सुनहरी लकीरें तैर रही थीं। तभी उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। हवा थम गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई। उसके सामने पानी की सतह पर हल्का सा कंपन हुआ और उसमें उसका ही प्रतिबिंब उभरा, पर वो प्रतिबिंब बूढ़ा था। अजीम चौंक उठा। प्रतिबिंब ने आंखें खोली और मुस्कुराया, डरो मत, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। अजीम का गला सूख गया। क्या ये कोई नया भ्रम है? नहीं, प्रतिबिंब बोला, ये अंतिम परीक्षा है। तुमने लालच को हराया, अंधकार को समझा, भ्रम को पहचाना, पर अब तुम्हें समय से मिलना होगा। समय? अजीम ने पूछा। हाँ, आवाज आई, सबसे बड़ा जादूगर वही है, वही बनाता है, वही मिटाता है। अचानक उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। उसने देखा उसका बचपन, बाजार की भीड़, गुफा का अंधेरा, जिन की रोशनी, जाहिर का पतन, लोगों का मेल मिलाप।
सब कुछ तेजी से घूमता हुआ, जैसे एक वृत्त बना रहा हो। फिर उसने आगे का दृश्य देखा। बगदाद बदल रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, नए सपने जन्म ले रहे हैं। लेकिन कहीं दूर एक और लड़का बैठा है जो तारों को देख रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी अजीम देखा करता था। क्या कहानी फिर दोहराई जाएगी? अजीम ने पूछा। प्रतिबिंब ने सिर हिलाया। कहानी कभी दोहराई नहीं जाती, वो रूप बदलती है। हर युग में एक चिराग होगा, पर वो हमेशा धातु का नहीं होगा। कभी वो ज्ञान होगा, कभी साहस, कभी प्रेम। अजीम ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो रहा है। तो मेरा काम खत्म हो रहा है। काम कभी खत्म नहीं होता। आवाज नरम हुई, बस भूमिका बदलती है। उसी क्षण नदी की लहरों में से हल्की सी रोशनी उठी। कोई स्पष्ट आकृति नहीं, पर वही परिचित ऊर्जा, जिनकी उपस्थिति फिर से महसूस हुई। मैं बंधन से मुक्त था, वो स्वर आया, पर तुम्हारी यात्रा ने मुझे भी बदल दिया। अब मैं किसी चिराग में नहीं रहता, मैं हर उस दिल में हूं जो नियत से निर्णय लेता है। अजीम ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर झांका। अब वहां कोई डर नहीं था, कोई खालीपन नहीं, बस शांति। अगले दिनों में उसने धीरे धीरे अपने उत्तराधिकारी तैयार करने शुरू किए। उसने युवाओं को सिखाया कि नेतृत्व आदेश देने से नहीं, सुनने से आता है। उसने बच्चों को बताया कि शक्ति दिखाने की नहीं, बांटने की चीज है। एक रात वो फिर उसी पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था, जहां कभी अनाथ लड़का बैठा करता था। आसमान वैसा ही था, तारे वैसे ही थे। फर्क बस इतना था कि अब वो अकेला नहीं था। उसके पास पूरी पीढ़ी थी जो उसकी ओर देख रही थी। तभी आसमान में एक टूटता तारा लकीर बनाता हुआ गुजरा। बच्चों में से एक ने पूछा, क्या वो कोई जादू था? अजीम मुस्कुराया। हर रोशनी जादू नहीं होती, कुछ रोशनियां याद दिलाने आती हैं कि अंधेरा स्थायी नहीं। धीरे धीरे समय ने अपना काम किया। अजीम बूढ़ा हुआ, उसके बाल सफेद हो गए, चाल धीमी हो गई, पर उसकी आंखों की चमक बनी रही। आखिरी रात जब शहर गहरी नींद में था, वो महल की छत पर गया। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं तैयार हूं। हवा में हल्की सी चमक उठी। कोई शब्द नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक गहरी शांति। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर एक पल के लिए सांस रोककर खड़ा हो। सुबह जब लोग जागे तो खबर फैली कि अजीम अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शहर में शोक के साथ साथ एक अजीब सी मजबूती भी थी, जैसे हर किसी के भीतर कोई छोटा सा चिराग जल उठा हो। बाजार फिर खुले, बच्चे फिर खेले, लोग फिर हंसे। फर्क बस इतना था कि अब हर कोई अपने फैसलों में थोड़ा सा अधिक सजग था। कई साल बाद वही लड़का जो तारों को देखा करता था, जवान हुआ। एक दिन उसे शहर के बाहर रेत में आधा दबा एक पुराना साधारण सा धातु का टुकड़ा मिला। वो चिराग जैसा दिखता था, पर बिल्कुल साधारण। उसने उसे उठाया, मुस्कुराया और बोला, जादू वस्तु में नहीं, दिल में होता है। और उसी क्षण दूर कहीं हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी, न जिन की न इंसान की, बल्कि उस राज की जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। बगदाद के जादुई चिराग का असली राज कभी खत्म नहीं हुआ। वो हर उस इंसान में जिंदा रहा जिसने डर पर साहस, लालच पर करुणा और भ्रम पर सत्य को चुना। और जब भी रात के सन्नाटे में हवा हल्की सी चमक लेकर गुजरती है, लोग आज भी कहते हैं, कहीं ना कहीं कोई चिराग फिर से जल उठा है। बगदाद में अजीम के जाने के बाद समय ने अपनी चाल धीमी नहीं की। शहर आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसकी कहानियों में अब एक नया अध्याय जुड़ चुका था। लोग कहते थे कि जब भी कोई सच्चे मन से कोई निर्णय लेता है, तो हवा में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे किसी अदृश्य चिराग की लौ एक पल को चमक उठी हो। वही लड़का जिसे वर्षों पहले रेगिस्तान में एक साधारण धातु का चिराग नुमा टुकड़ा मिला था, अब जवान हो चुका था। उसका नाम सामिर था। वो अजीम की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। उसने कभी जिन नहीं देखा था, पर उसने लोगों की आंखों में बदलाव देखा था। एक दिन सामिर को शहर के पुराने पुस्तकालय में एक धूल भरी पांडुलिपि मिली। उसमें किसी जादू या मंत्र का वर्णन नहीं था, बल्कि अनुभवों की बातें थीं। उसमें लिखा था कि असली शक्ति इच्छा पूरी करने में नहीं, इच्छा को समझने में है। शब्दों के बीच बीच में अजीम की हस्तलिपि जैसी झलक दिखाई देती थी। सामिर ने उस पांडुलिपि को पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि शहर में फिर से हल्की बेचैनी जन्म ले रही है। इस बार कोई अंधकार या भ्रम नहीं था, बल्कि एक नई चुनौती थी, उदासीनता।
लोग आराम में डूबने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि सब कुछ ठीक है, इसलिए प्रयास की जरूरत नहीं। धीरे धीरे बाजारों की रौनक कम होने लगी। कलाकारों ने नई रचनाएं बनाना बंद कर दिया। युवाओं ने सपने देखना कम कर दिया। शहर जीवित था, पर धड़कन धीमी हो रही थी। एक शाम सामिर ने उसी जगह सभा बुलाई जहां कभी अजीम खड़ा हुआ था। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने बस एक सवाल पूछा, अगर हमें सब कुछ मिल जाए तो क्या हम जीना बंद कर देंगे? लोग चुप रहे। सुकून अच्छी बात है, सामिर ने कहा, पर अगर हम सीखना छोड़ दें तो हमारी रोशनी मत्थम हो जाएगी। उस रात अजीब घटना हुई। शहर के कई लोगों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा कि बगदाद एक विशाल चिराग है। उसकी लौ छोटी होती जा रही है। कोई उसे बुझा नहीं रहा, बस कोई तेल नहीं डाल रहा। सुबह लोग बेचैन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सपना क्यों आया। तभी शहर के कोने कोने में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। एक कारीगर ने नई डिजाइन बनाई, एक शिक्षक ने बच्चों को नई कहानी सुनाई, एक व्यापारी ने नए रास्तों की तलाश की। सामिर नदी किनारे बैठा था। तभी उसे वही जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। कोई आकृति नहीं थी, पर एक एहसास था। तुम समझ गए। हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। सामिर मुस्कुराया। जादू सिर्फ संकट में नहीं चाहिए, शांति में भी चाहिए। शांति में जादू मेहनत कहलाता है, वही स्वर बोला। सामिर ने महसूस किया कि चिराग का राज अब और स्पष्ट हो चुका है। पहले ये लालच के विरुद्ध था, फिर अंधकार और भ्रम के विरुद्ध, अब ये सुस्ती के विरुद्ध था। दिन बीतते गए। शहर में फिर से नई ऊर्जा आने लगी। लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। बगदाद में कला, ज्ञान और व्यापार का नया दौर शुरू हुआ। एक रात सामिर ने उस पुराने धातु के टुकड़े को निकाला। उसने उसे हाथ में लिया और कहा, तुम सिर्फ प्रतीक हो, असली लौ हमारे भीतर है। हवा में हल्की सी रोशनी तैर गई। कोई जिन प्रकट नहीं हुआ, कोई इच्छा नहीं पूछी गई। बस आसमान में तारे कुछ ज्यादा चमकने लगे। सालों बाद जब सामिर भी बूढ़ा हुआ, उसने बच्चों को इकट्ठा कर कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि जादू खत्म हो गया है तो समझो कि तुम्हें ही उसे जगाना है। बच्चों में से एक ने पूछा, कैसे? सामिर ने जवाब दिया, जब तुम डर के बावजूद सही काम करो, जब तुम आराम छोड़कर नया सीखो, जब तुम अपने हिस्से की रोशनी बढ़ाओ, वही चिराग जलाना है। और इस तरह बगदाद की कहानी आगे बढ़ती रही। कोई गुफा नहीं खुली, कोई जिन बंधन में नहीं आया, फिर भी जादू जीवित रहा। हर पीढ़ी में, हर निर्णय में, हर छोटे साहसिक कदम में। कहते हैं, आज भी अगर बगदाद की रात में ध्यान से सुनो तो हवा में एक संदेश तैरता है। चिराग कभी बुझता नहीं, बस हाथ बदलता है। समय की धारा बहती रही और बगदाद की कहानी एक नदी की तरह नए मोड़ लेती रही। सामिर के बाद शहर में कई नेता आए, कई कलाकार, कई विचारक। हर पीढ़ी ने चिराग के राज को अपने अपने ढंग से समझा। पर अब एक नया युग शुरू हो रहा था। ऐसा युग जहां जादू दिखाई नहीं देता था, पर उसकी जरूरत पहले से अधिक थी। शहर में अब ऊंची ऊंची इमारतें थीं, नए बाजार थे, दूर देशों से आने वाले कारवां की जगह तेज रफ्तार काफिले थे। ज्ञान के नए साधन थे और लोग पहले से ज्यादा जुड़ चुके थे। लेकिन जितनी तेजी से दुनिया बदल रही थी, उतनी ही तेजी से मन भी भटक रहे थे। इसी दौर में एक युवती थी, ज़ारा। वो किताबों और सवालों से प्यार करती थी। उसने बचपन से अजीम और सामिर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे लगता था कि वे सिर्फ प्रेरक कथाएं हैं। आज की दुनिया में उनका क्या अर्थ? एक रात वो शहर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गई। नीचे रोशनी से जगमगाता बगदाद था, ऊपर अनंत आसमान। उसने धीरे से कहा, अगर चिराग का राज सच है तो मुझे दिखाओ कि आज उसकी क्या जरूरत है। कोई धुआं नहीं उठा, कोई आकृति प्रकट नहीं हुई, पर अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा, लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे की ओर देखना भूल रहे हैं। दोस्त पास बैठकर भी दूर हैं, शब्द तेज है पर समझ कम है। ज़ारा का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि ये नया अंधकार है, अलगाव का अंधकार। अगले दिन उसने शहर के युवाओं को इकट्ठा किया। उसने उनसे पूछा, हम इतने जुड़े हुए होकर भी इतने अकेले क्यों हैं? किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। ज़ारा ने कहा, शायद चिराग अब इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए चाहिए। हम एक दूसरे को सुनना भूल रहे हैं। धीरे धीरे उसने एक नई परंपरा शुरू की।
हर हफ्ते लोग इकट्ठा होते, अपनी कहानियां सुनाते, अपने डर, अपने सपने, अपनी गलतियां। कोई जज नहीं करता, कोई बीच में नहीं टोकता, बस सुनता। पहले तो लोगों को अजीब लगा, पर कुछ ही समय में बदलाव दिखने लगा। झगड़े कम होने लगे, रिश्ते गहरे होने लगे। लोगों ने पाया कि सुना जाना भी एक तरह का जादू है। एक रात ज़ारा को फिर वही गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें बंद की। हवा में हल्की सी चमक थी। तुमने नया अर्थ खोज लिया, एक कोमल स्वर फुसफुसाया। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, शायद चिराग अब संवाद है। स्वर ने उत्तर दिया, हर युग में चिराग वही बनता है जिसकी सबसे ज्यादा कमी हो। समय बीता। बगदाद में अब नई पहचान बन रही थी, ज्ञान, कला और संवाद का शहर। लोग मतभेद रखते थे पर दुश्मनी नहीं पालते थे। असहमति होती थी पर सम्मान भी। ज़ारा बूढ़ी हुई पर उसकी आंखों में वही चमक बनी रही। उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, जादू तब प्रकट होता है जब हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर तुम दुनिया को दोष दोगे तो चिराग बुझ जाएगा। अगर तुम अपना हिस्सा निभाओगे तो लौ जलती रहेगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, ज़ारा ने शहर को आखिरी बार देखा। उसे लगा जैसे हर घर की खिड़की में एक छोटी सी रोशनी है, अलग अलग पर मिलकर एक विशाल उजाला। उसने फुसफुसाकर कहा, राज अब सुरक्षित है। हवा में फिर वही हल्की हंसी गूंजी, न पूरी तरह इंसानी, न पूरी तरह जादुई, बस एक याद दिलाने वाली ध्वनि। और इस तरह बगदाद के जादुई चिराग की कहानी अपने छठे अध्याय तक पहुंची। अब कोई गुफा नहीं, कोई जिन नहीं, कोई मंत्र नहीं, फिर भी जादू हर जगह था, निर्णयों में, संवाद में, साहस में। कहते हैं, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया में जादू खत्म हो गया है तो बगदाद की ओर देखना। वहां हर पीढ़ी में कोई न कोई फिर से चिराग खोज लेता है, और वो चिराग हमेशा बाहर नहीं, भीतर जलता है। समय आगे बढ़ता रहा और बगदाद अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक विचार बन चुका था। पीढ़ियां बदलती रहीं, पर चिराग का राज हर युग में नए रूप में सामने आता रहा। अब शहर ज्ञान और व्यापार से आगे बढ़कर कल्पना और सृजन का केंद्र बन गया था। लोग नई नई खोजों में लगे थे, मशीनें काम कर रही थीं, दूर देशों से संदेश पलों में पहुंच जाते थे। जीवन तेज था, चमकदार था, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म बेचैनी फिर जन्म ले रही थी। इस बार कहानी का केंद्र बना एक युवक, आरिफ। वो आविष्कारों में डूबा रहता था। उसका विश्वास था कि हर समस्या का समाधान तकनीक से निकाला जा सकता है। उसने ऐसे यंत्र बनाए जो लोगों का समय बचाते, काम आसान करते। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, पर आरिफ की आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। एक रात वो अपनी कार्यशाला में अकेला बैठा था। चारों ओर मशीनों की हल्की गूंज थी। उसने खुद से कहा, अगर सब कुछ इतना उन्नत है तो लोग अब भी बेचैन क्यों हैं? अचानक बिजली की रोशनी झपकी। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। मशीनें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सी चमक दिखाई दी। कोई आकृति नहीं, बस एक बिंदु सी रोशनी। आरिफ ने सोचा, ये थकान का भ्रम है। उसने आंखें मल लीं, पर रोशनी वहीं थी। उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या चिराग का राज अब भी जीवित है? उसी क्षण उसके सामने दृश्य उभरा। उसने देखा, लोग मशीनों पर निर्भर हो गए हैं, पर अपने निर्णयों से दूर होते जा रहे हैं। वे उत्तर तुरंत चाहते हैं, पर प्रश्न पूछना भूल रहे हैं। सुविधा बढ़ी है, पर धैर्य घटा है। रोशनी की वो बिंदु जैसे उसके भीतर उतर गई। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर संदेश स्पष्ट था। साधन जितने शक्तिशाली होंगे, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। अगले दिन आरिफ ने एक सभा बुलाई। सबको लगा कि वो कोई नया आविष्कार दिखाएगा, पर उसने मंच पर आकर कहा, मैंने बहुत यंत्र बनाए, पर अब समझ आया है कि अगर हम सोचने की मेहनत छोड़ देंगे तो ये यंत्र हमें दिशा नहीं दे पाएंगे। लोग हैरान थे। तकनीक चिराग नहीं है, उसने आगे कहा, वो सिर्फ तेल है। अगर नीयत की लौ कमजोर होगी तो तेल भी बेकार जाएगा। उसकी बात धीरे धीरे लोगों के मन में उतरने लगी। शहर में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, संतुलन का। लोग तकनीक का उपयोग करते, पर उस पर निर्भर नहीं होते। बच्चे मशीनों के साथ साथ प्रकृति से भी सीखते। विचारों की बहसें फिर से आम हो गईं। एक शाम आरिफ उसी नदी किनारे गया जहां कभी अजीम बैठा था, जहां सामिर ने सपना देखा था,
जहां ज़ारा ने संवाद की शुरुआत की थी। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। इस बार उसे भविष्य का कोई बूढ़ा चेहरा नहीं दिखा, बस वो खुद था, थका हुआ पर जागरूक। हवा में वही हल्की गर्माहट फिर तैर गई। हर युग में परीक्षा बदलती है। भीतर से एक स्वर आया। आरिफ ने धीरे से कहा, और हर बार चिराग बाहर नहीं, भीतर ही मिलता है। नदी की लहरों ने जैसे उसकी बात को स्वीकार किया। दूर आसमान में तारे टिमटिमा उठे। साल बीतते गए। बगदाद अब संतुलन का प्रतीक बन चुका था। प्रगति और परंपरा के बीच, सुविधा और संवेदनशीलता के बीच। लोग जानते थे कि कोई भी युग अंतिम नहीं होता। हर दौर में एक नया प्रश्न उठेगा और हर प्रश्न के भीतर एक छिपा हुआ चिराग होगा। आरिफ बूढ़ा हुआ तो उसने युवाओं से कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत जटिल हो गई है तो सरलता खोजो। अगर लगे कि उत्तर बहुत तेज है तो थोड़ा ठहरो। ठहराव भी जादू है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अजीम की थी, जो सामिर और ज़ारा की थी। और इस तरह कहानी 7वें अध्याय तक पहुंची। अब कोई एक नायक नहीं था। हर नागरिक कहानी का हिस्सा था। हर दिल एक छोटा सा चिराग था जो जिम्मेदारी, संतुलन और जागरूकता से चलता था। कहते हैं, आज भी अगर बगदाद की रात में तुम गहराई से सुनो तो मशीनों की गूंज, लोगों की हंसी और नदी की सरसराहट के बीच एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। चिराग का राज बदलता रहता है पर उसकी लौ कभी बुझती नहीं। समय की रेत पर चलते चलते बगदाद अब एक जीवित विरासत बन चुका था। अजीम की करुणा, सामिर की चेतना, ज़ारा का संवाद और आरिफ का संतुलन, ये सब अब इतिहास की पंक्तियों में दर्ज नाम नहीं थे, बल्कि शहर की धड़कन में घुले हुए तत्व थे। फिर भी हर युग की तरह एक नया प्रश्न जन्म लेने वाला था, और उसी प्रश्न के साथ चिराग का राज एक बार फिर नए रूप में सामने आने वाला था। इस बार कहानी की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक एहसास से हुई। बगदाद के लोग समृद्ध थे, शिक्षित थे, संतुलित थे। वे संवाद करना जानते थे, तकनीक का संयमित उपयोग करना जानते थे और अपने भीतर की रोशनी को पहचानना भी। पर धीरे धीरे एक अजीब सी अनुभूति फैलने लगी, मानो सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा हो। कोई स्पष्ट समस्या नहीं थी, कोई शत्रु नहीं, कोई अंधकार नहीं। फिर भी लोगों के चेहरों पर हल्की थकान दिखाई देने लगी। बाजारों में रौनक थी, पर हंसी थोड़ी औपचारिक हो गई थी। सभाएं होती थीं, पर उनमें जोश कम और आदत ज्यादा थी। नई खोजें हो रही थीं, पर उनमें आत्मा कम और प्रक्रिया ज्यादा थी। शहर जीवित था, पर उसकी धड़कन गहरी नहीं थी। उसी समय शहर के पुराने हिस्से में एक बच्ची रहती थी, लैला। वो बहुत छोटी थी, शायद 10 वर्ष की। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी अजीम की आंखों में थी। पर लैला का प्रश्न अलग था। वो अक्सर अपनी दादी से पूछती, अगर हर पीढ़ी ने चिराग का राज समझ लिया तो फिर हमें बार बार उसे क्यों खोजना पड़ता है? दादी मुस्कुराती पर उत्तर टाल देती, क्योंकि राज समझना और उसे जीना अलग बात है। एक रात लैला को अजीब सपना आया। उसने देखा कि पूरा बगदाद एक विशाल पुस्तक बन गया है। हर इमारत एक पृष्ठ है, हर इंसान एक शब्द। पर उस पुस्तक के बीच में कुछ पन्ने खाली हैं, सफेद, बिल्कुल खाली। और उन खाली पन्नों से हल्की सी चमक निकल रही है। लैला ने सपने में पूछा, ये खाली पन्ने क्यों हैं? एक कोमल आवाज आई, क्योंकि अभी तुम्हें लिखना है। सुबह होते ही वो बेचैन थी। उसने स्कूल में अपने शिक्षक से पूछा, क्या कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक हो पर फिर भी हमें कुछ नया शुरू करना चाहिए? शिक्षक ने सोचा, फिर बोले, हाँ, जब विकास आदत बन जाए और उद्देश्य भूल जाए। लैला ने तय किया कि वो उन खाली पन्नों को खोजेगी, भले वे सिर्फ एक सपना ही क्यों ना हो। वो शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगी। उसने कलाकारों से पूछा, आप आखिरी बार कब किसी काम से डर गए थे? उसने व्यापारियों से पूछा, आप आखिरी बार कब किसी सौदे में सिर्फ लाभ नहीं बल्कि खुशी खोज रहे थे? उसने युवाओं से पूछा, आप आखिरी बार कब बिना वजह हंसे थे? लोग उसके सवालों से चौंकते, कुछ हंसते, कुछ सोच में पड़ जाते। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा
कि समस्या किसी बाहरी अंधकार की नहीं बल्कि स्थिरता की है। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है तो आत्मा चुनौती चाहती है। अगर चुनौती ना मिले तो ऊर्जा भीतर ही भीतर जड़ होने लगती है। एक शाम लैला उसी नदी किनारे पहुंची जहां कई पीढ़ियों ने अपने उत्तर पाए थे। उसने पानी में झांका। उसे कोई जिन नहीं दिखा, कोई भविष्य का चेहरा नहीं, पर उसने देखा कि नदी का पानी बहुत शांत है, इतना शांत कि उसमें कोई लहर नहीं। उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें उठीं, गोल गोल फैलती हुईं, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ शायद यही चिराग का अगला रूप है, लहर बनना। उस रात शहर में एक हल्की सी घटना हुई। किसी ने कोई जादू नहीं किया, पर अचानक कई जगहों पर छोटे छोटे परिवर्तन शुरू हो गए। एक कलाकार ने अपनी सुरक्षित शैली छोड़कर नया प्रयोग किया। एक वैज्ञानिक ने अपने सफल सिद्धांत पर प्रश्न उठाया। एक बुजुर्ग ने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। एक व्यापारी ने लाभ के बजाय नवाचार को प्राथमिकता दी। लोगों को समझ नहीं आया कि ये बदलाव कैसे आया, पर धीरे धीरे शहर में एक नई ऊर्जा फैलने लगी, रचनात्मक बेचैनी की ऊर्जा। लैला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाली पन्ना सभा शुरू की। इसमें कोई तय एजेंडा नहीं होता, बस एक नियम था, हर व्यक्ति कुछ नया सोचकर आएगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। कोई भी विचार छोटा नहीं माना जाता। पहले लोग इसे बच्चों का खेल समझते रहे, पर कुछ ही महीनों में इस सभा से नए विचार जन्म लेने लगे। शहर में नए उत्सव शुरू हुए, जहां लोग अपनी असफलताओं की कहानियां साझा करते। गलियों में खुले मंच बने, जहां कोई भी कविता पढ़ सकता था, कोई भी संगीत बजा सकता था। एक रात जब पूरा शहर एक नए उत्सव में मग्न था, आसमान में अचानक एक विचित्र रोशनी चमकी। कोई उल्का नहीं, कोई तारा नहीं, बस एक फैलती हुई सुनहरी लहर। लोगों ने ऊपर देखा और कुछ पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। लैला ने आंखें बंद की। उसे भीतर वही आवाज सुनाई दी जो कभी अजीम ने सुनी थी, जो सामिर, जारा और आरिफ ने महसूस की थी। चिराग अब विचार नहीं, प्रक्रिया है। लैला ने मन ही मन पूछा, प्रक्रिया? हाँ, हर बार जब तुम प्रश्न पूछते हो, हर बार जब तुम स्थिरता को चुनौती देते हो, हर बार जब तुम खाली पन्ने पर कुछ लिखते हो, तब चिराग जलता है। लैला की आंखों में आंसू आ गए, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ गया कि जादू अब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगा, वो सामूहिक होगा। साल बीतते गए, खाली पन्ना सभा एक परंपरा बन गई। हर पीढ़ी उसमें अपने प्रश्न जोड़ती। कभी वे कला से जुड़े होते, कभी विज्ञान से, कभी रिश्तों से, पर मूल भावना एक ही रहती, ठहराव को चुनौती देना। बगदाद अब सिर्फ संतुलन का शहर नहीं था, वो सतत नवजागरण का शहर बन चुका था। लोग अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते, पर उनसे चिपके नहीं रहते। वे जानते थे कि हर उपलब्धि के बाद एक नया खाली पन्ना आता है। लैला बड़ी हुई, उसकी आंखों में बचपन की जिज्ञासा अब परिपक्व दृष्टि में बदल चुकी थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, चिराग कभी हमें तैयार अवस्था में नहीं मिलता, हमें ही उसे बनाना पड़ता है, प्रश्नों से, साहस से, प्रयोगों से। एक शिष्य ने पूछा, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब हमें चिराग खोजने की जरूरत नहीं होगी? लैला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस दिन हमें खोजने की जरूरत नहीं लगेगी, उसी दिन खोज शुरू करनी होगी। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, पर वे समझ गए थे। और फिर एक रात, बहुत वर्षों बाद, जब लैला भी वृद्ध हो चुकी थी, वो उसी नदी किनारे बैठी थी। शहर दूर तक चमक रहा था, हवा में उत्सव की हल्की गूंज थी। उसने पानी में झांका। इस बार उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, न अतीत न भविष्य, बस वर्तमान। उसने फुसफुसाकर कहा, राज अब स्पष्ट है। हवा में हल्की सी लहर उठी, नदी में तरंगे बनी, जैसे किसी ने अदृश्य कंकड़ फेंका हो। दूर आसमान में तारे और चमक उठे। बगदाद की कहानी 8वें अध्याय तक पहुंच चुकी थी। अब चिराग किसी गुफा में नहीं, किसी धातु में नहीं, किसी जिन्न के साथ नहीं। वो हर उस क्षण में था जब कोई व्यक्ति स्थिरता को प्रश्न करता, जब कोई बच्चा नया सपना देखता, जब कोई बुजुर्ग अपनी गलती स्वीकार करता, जब कोई शहर अपने ही विकास को चुनौती देता। और कहते हैं, आज भी अगर बगदाद की रात में तुम बहुत ध्यान से सुनो, तो हवा में सिर्फ फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक निमंत्रण सुनाई देता है। खाली पन्ना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि जादुई चिराग का अंतिम राज यही है, वो कभी अंतिम नहीं होता,
वो हर बार नया जन्म लेता है, हर बार नया प्रश्न बनकर, हर बार नई लॉ बनकर। और जब तक प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, जब तक खाली पन्ने लिखे जाते रहेंगे, तब तक बगदाद की कहानी चलती रहेगी। बगदाद की कहानी अब केवल इतिहास नहीं थी, वो एक जीवित परंपरा थी। अजीम की करुणा, सामिर की जागृति, ज़ारा का संवाद, आरिफ का संतुलन और लैला का खाली पन्ना, ये सब अब शहर की स्मृति का हिस्सा थे। हर पीढ़ी ने चिराग को अपने समय के अनुसार पहचाना, पर अब एक ऐसा दौर आने वाला था जहां प्रश्न पहले से कहीं अधिक गहरे थे। समय बदल चुका था। बगदाद अब दूर दूर तक फैल चुका था। ऊंची मीनारों के साथ अब कांच की इमारतें भी थीं। पुराने बाजारों के साथ विशाल ज्ञान केंद्र और प्रयोगशालाएं थीं। शहर में ऊर्जा थी, गति थी, रचनात्मकता थी। पर इस बार जो बेचैनी जन्म ले रही थी वो बाहरी नहीं थी, वो अस्तित्व की थी। लोग पूछने लगे थे, हम कौन हैं जब हमारे पास सब कुछ है? हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ विकास ही उद्देश्य है? इसी समय शहर में एक युवक था, हामिद। वो इतिहास का विद्यार्थी था। उसे अतीत की कहानियां आकर्षित करती थीं। वो अक्सर शहर के पुराने अभिलेखागार में बैठकर पांडुलिपियां पढ़ता। एक दिन उसे एक पुरानी अधूरी डायरी मिली। उसमें किसी ने लिखा था, चिराग का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, क्योंकि अंतिम प्रश्न अभी पूछा नहीं गया। हामिद उस वाक्य पर अटक गया। अंतिम प्रश्न? क्या ऐसा कोई प्रश्न है जो अभी बाकी है? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, हर पीढ़ी ने अपने समय की चुनौती को पहचाना। लालच, अंधकार, भ्रम, सुस्ती, अलगाव, असंतुलन, स्थिरता, सबका उत्तर मिला। पर क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो इन सब के पार हो? कुछ ही दिनों में शहर में एक नई समस्या उभरने लगी। ये समस्या शोर की थी। हर ओर सूचनाएं थीं, विचार थे, घोषणाएं थीं। हर व्यक्ति बोल रहा था, लिख रहा था, साझा कर रहा था। पर इस अत्यधिक शोर में एक अजीब सी थकान थी। लोग सब कुछ जानते थे, पर भीतर से खाली महसूस कर रहे थे। हामिद ने महसूस किया कि ये सूचना का अंधकार है, जहां प्रकाश इतना अधिक है कि आंखें चकाचौंध हो जाएं। एक शाम वो नदी किनारे गया, वही नदी जिसने पीढ़ियों को उत्तर दिए थे। उसने पानी में झांका। इस बार उसे कोई दृश्य नहीं दिखा। पानी गहरा था, लगभग काला। उसने फुसफुसाकर पूछा, क्या यही अंतिम प्रश्न है? अचानक हवा में हल्की सी ठंडक फैल गई। कोई स्पष्ट आवाज नहीं, पर एक विचार उसके मन में उभरा। जब सब बोलते हो तो सुनना ही जादू है। जब सब जानते हो तो अज्ञान स्वीकार करना साहस है। हामिद समझ गया कि इस बार चुनौती ज्ञान की अधिकता की है। अगले दिन उसने एक नई पहल शुरू की, मौन सभा। इस सभा में कोई भाषण नहीं होता। लोग आते, एक वृत्त में बैठते और कुछ समय तक सिर्फ मौन रहते। पहले लोग इसे अजीब समझते, कुछ तो हंसते भी, पर धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि मौन में जो विचार जन्म लेते हैं वे शोर में नहीं आते। मौन सभा बढ़ने लगी। लोग अपने भीतर झांकने लगे। उन्होंने पाया कि वे बहुत कुछ कह रहे थे, पर बहुत कम समझ रहे थे। धीरे धीरे शहर में एक नया संतुलन बनने लगा। लोग सूचना लेते, पर उसे पचाने के लिए समय भी देते। विचार साझा करते, पर सुनने के लिए भी ठहरते। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात जब हामिद अकेला अभिलेखागार में बैठा था, अचानक उसे लगा जैसे दीवारें हल्की सी कांप रही हैं। पुरानी पांडुलिपियां खुद ब खुद खुलने लगी। पन्ने फड़फड़ाए और उन पर लिखे शब्द चमकने लगे। वो घबरा गया। एक पांडुलिपि के पन्ने पर अक्षर बदलने लगे, शब्द उभरे। अंतिम प्रश्न ये नहीं कि चिराग क्या है, अंतिम प्रश्न ये है कि तुम उसके बिना कौन हो। हामिद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या ये संभव है कि चिराग का राज किसी प्रतीक से भी परे हो? उसी क्षण उसके सामने जैसे समय का एक द्वार खुल गया। उसने देखा भविष्य का बगदाद। वहां न गुफाएं थीं, न चिराग, न जिन्न की कहानियां। लोग अपने भीतर की चेतना से जुड़े थे। वे जानते थे कि जादू किसी वस्तु या परंपरा में नहीं, बल्कि उनके जागरूक अस्तित्व में है। दृश्य बदला। उसने एक और संभावना देखी, एक ऐसा भविष्य जहां लोग चिराग की कहानियों को केवल किंवदंती मानकर भूल चुके हैं। वे प्रगति में इतने डूब गए हैं कि आत्मा की खोज छोड़ चुके हैं। दोनों संभावनाएं उसके सामने थीं। हामिद समझ गया, अंतिम प्रश्न चुनाव का है। अगले दिन उसने पूरे शहर में एक खुला निमंत्रण भेजा।
क्या हम अपने प्रतीकों के बिना भी जागरूक रह सकते हैं? शहर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे परंपरा पर आघात माना, कुछ ने इसे साहसी विचार कहा। सभा हुई, लोग एकत्र हुए। हामिद मंच पर खड़ा था, पर उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने बस कहा, हमने चिराग को हर युग में नए रूप में पहचाना, पर क्या हम उस राज को अपने भीतर इतना गहरा उतार सकते हैं कि हमें किसी प्रतीक की जरूरत ही न रहे? सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग उठे, क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें कहानियां छोड़ देनी चाहिए? हामिद ने सिर हिलाया, नहीं, कहानियां हमें दिशा देती हैं, पर दिशा को मंजिल मत बनाइए। अगर हम प्रतीक से चिपक जाएंगे तो राज खो देंगे। बहस लंबी चली, पर अंततः शहर ने एक नया निर्णय लिया। हर वर्ष एक दिन ऐसा होगा जब कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी। उस दिन लोग अपने अनुभवों से अर्थ खोजेंगे, बिना किसी पुराने संदर्भ के। पहला निर्मल दिवस आया। उस दिन न अजीम का नाम लिया गया, न सामिर का, न किसी चिराग का। लोग बस अपने जीवन के अनुभव साझा करते रहे। उन्होंने पाया कि जिन सिद्धांतों को वे कहानी से सीखते थे, वे उनके भीतर पहले से मौजूद थे। उस रात बगदाद के ऊपर आकाश असामान्य रूप से साफ था, तारे तीखे चमकदार। हामिद छत पर खड़ा था। उसने महसूस किया कि हवा में वही हल्की गर्माहट है, पर इस बार उसमें कोई संदेश नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं। और तभी उसे समझ आया, शायद अब संदेश की जरूरत नहीं। कई साल बीत गए। निर्मल दिवस परंपरा बन गया। लोग कहानियां भूल नहीं गए, पर वे उन पर निर्भर भी नहीं रहे। उन्होंने चिराग को इतिहास से निकालकर चेतना में उतार लिया। हामिद बूढ़ा हुआ। एक शाम वो नदी किनारे बैठा था। पानी शांत था, पर गहरा नहीं। उसमें आकाश साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, शायद यही अंतिम अध्याय है। हवा में कोई उत्तर नहीं आया, पर उसे उत्तर की जरूरत भी नहीं थी। दूर शहर में बच्चे खेल रहे थे। वे चिराग की कहानी जानते थे, पर उसे चमत्कार की तरह नहीं, सीख की तरह समझते थे। वे जानते थे कि हर प्रश्न के भीतर एक लॉ है, और हर लॉ के भीतर जिम्मेदारी। बगदाद अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां जादू की परिभाषा बदल चुकी थी। जादू अब चमत्कार नहीं, सजगता था। शक्ति अब इच्छा पूर्ति नहीं, आत्मज्ञान थी। और फिर भी कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर युग में एक नया बच्चा जन्म लेता है जो पूछता है, अगर सब कुछ समझ लिया गया है तो फिर जीवन का रहस्य क्या है? और उस प्रश्न के साथ चिराग फिर से जन्म लेता है, शायद किसी नए रूप में, शायद बिना नाम के, शायद बिना कहानी के। कहते हैं आज भी अगर बगदाद की रात में बहुत गहराई से देखा जाए तो कहीं दूर एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। वो किसी धातु के चिराग की नहीं, किसी जिन्न की नहीं। वो उस क्षण की है जब कोई मनुष्य सच में जागता है, और वही जादुई चिराग का अंतिम अथाह अनंत राज है। बगदाद की कहानी अब इतनी लंबी हो चुकी थी कि लोग अक्सर कहते थे, ये शहर समय से भी पुराना है। पर जो लोग गहराई से समझते थे, वे जानते थे कि शहर पुराना नहीं, जागरूक है। हर युग ने उसमें एक नई परत जोड़ी थी। अजीम ने करुणा दी, सामिर ने चेतना जगाई, ज़ारा ने संवाद का दीप जलाया, आरिफ ने संतुलन सिखाया, लैला ने खाली पन्ने का साहस दिया, हामिद ने मौन और प्रतीक से परे होने का प्रश्न उठाया। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां शायद अंत शब्द का अर्थ बदलने वाला था। समय बीत चुका था। बगदाद अब दुनिया के सबसे जागरूक नगरों में गिना जाता था। वहां शिक्षा थी, कला थी, विज्ञान था, संवाद था, मौन था। लोग अपने भीतर झांकना जानते थे, पर जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे प्रश्न भी सूक्ष्म होते जाते हैं। इस बार प्रश्न अस्तित्व का नहीं, अर्थ का था। लोग जी रहे थे, सीख रहे थे, सिखा रहे थे, पर भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा जन्म लेने लगी। क्या जागरूकता भी एक सीमा तक पहुंचती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने ही विकास के दायरे में कैद हो जाएं? क्या चिराग का राज भी कभी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर नया रूप मांगता है? इसी समय शहर में एक बालक जन्मा। उसका नाम नसीर रखा गया। वो साधारण परिवार में पैदा हुआ,
पर उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। बचपन से ही वो कम बोलता, अधिक देखता था। लोग कहते थे कि वो उम्र से अधिक समझदार है। नसीर को कहानियां सुनना पसंद था, पर वो हर कहानी के अंत में एक ही प्रश्न पूछता, और उसके बाद? जब उसे अजीम की कथा सुनाई गई, उसने पूछा, और उसके बाद? जब उसे सामिर, ज़ारा, आरिफ, लैला और हामिद की बात बताई गई, उसने फिर पूछा, और उसके बाद? लोग हंसते, कहते कहानी वहीं समाप्त होती है, पर नसीर संतुष्ट नहीं होता। एक रात वो अपने घर की छत पर बैठा था। शहर शांत था, आसमान गहरा। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, अगर कहानी का अंत नहीं है तो अगला कदम क्या है? उसी क्षण उसे लगा जैसे समय का पर्दा हट गया हो। उसने कोई दृश्य नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी, पर उसे एक एहसास हुआ जैसे कहानी अब व्यक्तिगत नहीं रही, अब वो मानवता की कहानी बन चुकी है। अगले दिनों में नसीर अजीब प्रश्न पूछने लगा। वो बच्चों से कहता, अगर तुम्हें कोई चिराग ना मिले, कोई मार्गदर्शक ना हो, तो क्या तुम फिर भी सही निर्णय लोगे? वो बड़ों से पूछता, अगर तुम्हें ये भरोसा ना हो कि हर युग में कोई नायक आएगा, तो क्या तुम स्वयं आगे बढ़ोगे? धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ये प्रश्न कठिन है। बगदाद की परंपरा रही थी कि हर युग में कोई एक व्यक्ति केंद्र में होता, पर अब नसीर कह रहा था, शायद अब केंद्र ही बदलना चाहिए। एक दिन उसने नगर सभा में कहा, हमने हर युग में किसी न किसी पर जिम्मेदारी रखी, पर क्या हम तैयार हैं कि कोई नायक ना हो? क्या हम सामूहिक चेतना को अंतिम अध्याय बना सकते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। एक वृद्ध विद्वान बोले, कहानी को दिशा चाहिए, अगर कोई केंद्र ना हो तो बिखराव होगा। नसीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दिशा व्यक्ति नहीं देता, सिद्धांत देता है, और सिद्धांत तभी जीवित रहते हैं जब वे सबके भीतर हों। बहस लंबी चली। कुछ लोगों को डर था कि परंपरा टूट जाएगी, कुछ को लगा कि यही अगला स्वाभाविक कदम है। उस रात बगदाद में एक अद्भुत घटना हुई। किसी ने कोई जादू नहीं किया, पर पूरे शहर में एक साथ कई घरों की रोशनियां बुझ गईं। कुछ क्षणों के लिए पूरा नगर अंधेरे में डूब गया। लोग घबराए नहीं, वे रुक गए, अंधकार में खड़े रहे, और उसी अंधकार में उन्होंने पहली बार अपने भीतर की हल्की सी चमक को महसूस किया। बाहर रोशनी न थी, पर भीतर थी। कुछ ही क्षणों में रोशनियां फिर जल उठीं, पर लोगों के भीतर कुछ बदल चुका था। नसीर ने अगले दिन घोषणा की, अब से कोई एक संरक्षक नहीं होगा, कोई एक मार्गदर्शक नहीं होगा। हर नागरिक स्वयं जिम्मेदार होगा कि चिराग की लौ अपने भीतर जलाए रखे। ये निर्णय ऐतिहासिक था। बगदाद ने पहली बार किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित कथा को समाप्त किया। अब हर व्यक्ति कहानी का पात्र था। साल बीतते गए। ये परिवर्तन आसान नहीं था। कभी कभी मतभेद बढ़े, कभी निर्णय कठिन हुए, पर धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि सामूहिक चेतना में भी दिशा होती है, बशर्ते हर व्यक्ति सजग रहे। नसीर वृद्ध हुआ। एक शाम वो उसी नदी किनारे बैठा था। पानी में आकाश का प्रतिबिंब था। उसने देखा कि अब पानी में कोई विशेष छवि नहीं उभरती, कोई भविष्य, कोई अतीत नहीं, बस वर्तमान। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद यही अंतिम रूप है। उसी क्षण हवा में एक हल्की सी तरंग उठी। उसे लगा जैसे सभी पूर्व अध्याय, अजीम से लेकर हामिद तक, एक साथ उसकी स्मृति में जीवित हो उठे हैं। वे अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही प्रवाह के विभिन्न चरण थे। और तब उसे समझ आया, चिराग का राज कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं था, वो मानव चेतना की यात्रा था। नसीर ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि अब कोई संदेश नहीं आएगा, कोई फुसफुसाहट नहीं होगी, क्योंकि संदेश अब भीतर स्थिर हो चुका है। कई वर्षों बाद जब नसीर भी इस दुनिया से विदा हुआ, बगदाद ने शोक मनाया, पर भय नहीं। उन्हें पता था कि कहानी किसी एक जीवन पर निर्भर नहीं। शहर के बच्चे अब भी रात को तारों को देखते थे। वे अब चिराग की गुफा की कथा को चमत्कार की तरह नहीं सुनते थे, बल्कि प्रतीक की तरह समझते थे। वे जानते थे कि जादू बाहर नहीं, भीतर जागता है। एक रात बहुत वर्षों बाद बगदाद के ऊपर आकाश में असामान्य शांति थी। कोई विशेष घटना नहीं हुई, कोई चमक, कोई संकेत नहीं, पर उस शांति में एक गहरा संतुलन था। कहते हैं उसी रात चिराग का अंतिम रूप प्रकट हुआ, बिना आकृति के, बिना नाम के, बिना कहानी के। वो था
सामूहिक जागरूकता। अब बगदाद की कहानी का 10वां अध्याय भी लिखा जा चुका था, पर ये अंत नहीं था। ये उस बिंदु पर पहुंचना था जहां कहानी स्वयं को पहचान लेती है। अब कोई गुफा नहीं खुलेगी, कोई जिन नहीं आएगा, कोई एक नायक नहीं उठेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जान चुका है कि चिराग उसके भीतर है। और यही जादुई चिराग का सबसे गहरा, सबसे अंतिम, सबसे शांत राज है। जब तक मानव हृदय प्रश्न पूछता रहेगा, जब तक वो अपने भीतर झांकने का साहस रखेगा, तब तक ये कथा चलती रहेगी, बिना शोर के, बिना चमत्कार के, पर गहरी, उज्जवल और जीवित। बगदाद अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो एक अवस्था है, एक चेतना, एक निरंतर जलती हुई लौ। और उस लौ को बुझाने की शक्ति किसी अंधकार में नहीं, केवल भूल में है। जब तक स्मरण रहेगा, तब तक चिराग जलता रहेगा। बगदाद की कहानी अब इतनी दूर आ चुकी थी कि लोग उसे केवल इतिहास की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना की तरह देखते थे। पीढ़ियों ने उसे गढ़ा था, पर अब वह स्वयं को गढ़ने लगी थी। सामूहिक जागरूकता का युग आ चुका था। कोई एक नायक नहीं था, कोई एक संरक्षक नहीं था। हर व्यक्ति अपने भीतर की लौ का रक्षक था। फिर भी जैसे हर पूर्णता अपने भीतर एक नया शून्य छिपाए रखती है, वैसे ही इस सामूहिक चेतना के भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेने वाला था। समय की धारा स्थिर नहीं रहती। सामूहिक जागरूकता ने बगदाद को संतुलन दिया, पर धीरे धीरे एक और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। जब हर व्यक्ति स्वयं को जागरूक मानने लगे, तो एक नया खतरा जन्म लेता है, सूक्ष्म अहंकार का। ये वही अहंकार नहीं था जो पहले देखा गया था। ये अधिक परिष्कृत था। लोग कहते नहीं थे कि वे श्रेष्ठ हैं, पर भीतर एक संतोष पनपने लगा था। हम जागरूक हैं, हम संतुलित हैं, हम विकसित हैं। ये संतोष धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगा। शहर में सब कुछ व्यवस्थित था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते, बहसें होती पर संयमित। कला विकसित थी, विज्ञान प्रगति पर था। पर भीतर कहीं एक हल्की सी धड़कन कमजोर पड़ने लगी, खोज की धड़कन। इसी समय शहर में एक युवती थी, मरियम। वो किसी बड़े परिवार से नहीं थी, ना ही किसी विशेष परंपरा की उत्तराधिकारी, पर उसमें एक बेचैनी थी। वो अक्सर कहती, क्या हम सच में जागरूक हैं या हमें लगता है कि हम जागरूक हैं? लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुराते, ये भी जागरूकता का ही भाग है, वे कहते। पर मरियम संतुष्ट नहीं थी। एक रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि पूरा बगदाद एक विशाल दर्पण बन गया है। हर व्यक्ति अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा है, शांत, संतुलित, संतुष्ट। पर जैसे ही वो ध्यान से देखती है, उसे प्रतिबिंबों के पीछे हल्की सी दरार दिखाई देती है। वो चौंक कर जागी। अगले दिन उसने नगर सभा में प्रश्न रखा, क्या हमने जागरूकता को अंतिम मंजिल मान लिया है? सभा में सन्नाटा छा गया। एक विद्वान बोले, जागरूकता अंतिम नहीं, आधार है। मरियम ने धीरे से कहा, तो क्या हम आधार पर ही रुक गए हैं? ये प्रश्न लोगों के मन में गूंजने लगा। कुछ दिनों बाद एक विचित्र घटना हुई। शहर में कोई संकट नहीं आया, पर अचानक कई लोग एक जैसी अनुभूति से गुजरे, जैसे वे सब कुछ समझते हैं पर कुछ नया अनुभव नहीं कर पा रहे। ज्ञान था पर विस्मय नहीं, संतुलन था पर उत्कंठा नहीं। मरियम ने इसे विस्मय का क्षय कहा। उसने कहा, जब तक हम चमत्कार की प्रतीक्षा करते थे, हम जागते थे। अब जब हमने चमत्कार को अपने भीतर पहचान लिया है, तो क्या हम उसे सामान्य मान बैठे हैं? लोग सोच में पड़ गए। उसने एक नई पहल शुरू की, अनजाना दिवस। इस दिन लोग जानबूझकर कुछ ऐसा करते जो उन्हें असुविधाजनक लगे, जो उन्हें अज्ञात क्षेत्र में ले जाए। कोई नया कौशल सीखता, कोई अकेले यात्रा पर निकलता, कोई अपनी मान्यता पर प्रश्न उठाता। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि असुविधा भी विकास का हिस्सा है। विस्मय लौटने लगा। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक रात मरियम नदी किनारे बैठी थी। आकाश साफ था। उसने पानी में देखा, पर इस बार उसे कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। पानी स्थिर था, पर उसमें गहराई नहीं दिख रही थी। उसने हाथ डालकर लहर बनाई। लहर बनी, पर तुरंत शांत हो गई। उसे लगा कि शायद अब चुनौती और सूक्ष्म है। उसी क्षण उसे एक आंतरिक अनुभूति हुई, जैसे समय स्वयं उससे बात कर रहा हो। तुम लोग अब बाहरी अंधकार से नहीं, भीतरी सूक्ष्मता से जूझ रहे हो। मरियम ने मन ही मन पूछा, सूक्ष्मता? हाँ, अनुभूति ने कहा। जब प्रकाश बहुत अधिक हो जाता है तो छाया और महीन हो जाती है। उसे पहचानना कठिन होता है। मरियम समझ गई कि अब चुनौती बाहरी संकट नहीं, बल्कि आत्मसंतोष की छाया है। उसने शहर के युवाओं के साथ मिलकर एक और प्रयोग शुरू किया, विनम्रता अभ्यास।
इसमें लोग अपनी उपलब्धियों को गिनाने के बजाय अपनी सीमाओं को स्वीकार करते। वे सार्वजनिक रूप से कहते, मैं यहाँ गलत था, मैं यहाँ नहीं जानता, मैं यहाँ सीख रहा हूँ। पहले ये कठिन लगा, पर धीरे धीरे लोगों ने पाया कि विनम्रता विस्मय को पुनः जन्म देती है। शहर में एक नई ऊर्जा आई, जिज्ञासा की। साल बीतते गए। बगदाद अब फिर से जीवन था, पर इस बार उसकी जीवंतता शांत गर्व से मुक्त थी। लोग जानते थे कि जागरूकता स्थायी नहीं, निरंतर अभ्यास है। मरियम वृद्ध हुई। एक शाम उसने युवाओं से कहा, याद रखो, सबसे बड़ा खतरा अज्ञान नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि हम पूर्णतः जागरूक हैं। एक युवक ने पूछा, तो क्या कहानी कभी समाप्त नहीं होगी? मरियम मुस्कुराई, समाप्ति एक भ्रम है, हर अंत एक नई परत खोलता है। उसी रात शहर में एक अद्भुत शांति थी। कोई संकेत नहीं, कोई प्रकाश नहीं, पर हवा में एक गहरा संतुलन था, जैसे चेतना ने स्वयं को और सूक्ष्म स्तर पर पहचान लिया हो। कई वर्षों बाद जब मरियम भी इस संसार से विदा हुई, बगदाद ने उसे स्मरण किया, पर उसे प्रतीक नहीं बनाया, क्योंकि अब शहर जान चुका था, व्यक्ति नहीं, प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। और फिर भी कहानी चलती रही। नए बच्चे जन्म लेते रहे। वे नई दुनिया में पले बढ़े, जहां चिराग की कथा अब इतिहास और दर्शन का मिश्रण थी। वे जानते थे कि जादू इच्छा पूर्ति नहीं, आत्म परिवर्तन है। एक बालक ने एक दिन पूछा, अगर हम सब जागरूक रहेंगे तो क्या कभी अंधकार लौटेगा? एक शिक्षक ने उत्तर दिया, अंधकार बाहर से नहीं आता, वो भूल से आता है, इसलिए स्मरण ही चिराग है। बगदाद अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां हर व्यक्ति स्वयं को कहानी का वाहक मानता था। कोई एक अध्याय निर्णायक नहीं था, हर दिन एक नया अध्याय था। और इस प्रकार कहानी का 11वां अध्याय भी पूर्ण हुआ, बिना शोर के, बिना चमत्कार के, पर गहरे आत्मबोध के साथ। अब चिराग किसी गुफा में नहीं, किसी प्रतीक में नहीं, किसी नायक में नहीं, वो एक निरंतर अभ्यास है, विनम्रता का, जिज्ञासा का, विस्मय का। कहते हैं आज भी अगर बगदाद की रात में ध्यान से सुना जाए तो हवा में कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थित रहता है, जो याद दिलाता है कि चेतना स्थिर नहीं, प्रवाह है। और जब तक वो प्रवाह जीवित है, कहानी भी जीवित है। समय की लंबी यात्रा के बाद बगदाद अब किसी एक युग, किसी एक नाम, किसी एक प्रतीक से बंधा नहीं रहा था। वो एक जीवित चेतना बन चुका था। करुणा, संतुलन, संवाद, मौन, विनम्रता, विस्मय, ये सब अब अलग अलग अध्याय नहीं थे, बल्कि एक ही प्रवाह की परतें थीं। फिर भी हर प्रवाह की तरह इस कहानी को भी एक शांत ठहराव चाहिए था, ऐसा ठहराव जो अंत ना होकर पूर्णता हो। वर्षों बाद जब पीढ़ियां बदल चुकी थीं, शहर में एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम आरमान था। वो किसी सभा का नेता नहीं था, किसी आंदोलन का आरंभ करता नहीं। वो बस एक साधारण नागरिक था, जो हर सुबह उठकर अपना काम करता, लोगों से मुस्कुराकर मिलता और रात को आसमान देखता। एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब शहर में चिराग की कहानी शायद ही कोई सुनाता है। लोग उसे जानते थे, पर उस पर निर्भर नहीं थे। बच्चे उसे सुनकर प्रेरित होते, पर उसे चमत्कार नहीं समझते। चिराग अब कथा नहीं, स्वभाव बन चुका था। आरमान ने सोचा, शायद यही अंतिम अवस्था है। एक रात वो नदी किनारे बैठा, वही नदी जिसने पीढ़ियों को देखा था। पानी शांत था पर जीवित, उसमें तारे झिलमिला रहे थे। उसने धीरे से कहा, क्या कहानी यहीं पूरी होती है? कोई आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं फैली, कोई धुआं नहीं उठा, बस हवा हल्के से चली। और उसी क्षण उसे समझ आया, जब प्रश्न का उत्तर बाहर से आना बंद हो जाए तो समझो कि उत्तर भीतर स्थिर हो चुका है। उसे याद आया कि कभी चिराग एक वस्तु था, फिर प्रतीक बना, फिर विचार, फिर प्रक्रिया, फिर सामूहिक चेतना, फिर विनम्रता, फिर विस्मय। और अब वो किसी नाम का मोहताज नहीं था। आरमान ने आंखें बंद की। उसने अपने जीवन के छोटे छोटे क्षण याद किए, जब उसने किसी की मदद की थी, जब उसने अपनी गलती मानी थी, जब उसने डर के बावजूद सही निर्णय लिया था, जब उसने मौन में उत्तर खोजा था। उसे एहसास हुआ कि वही सब चिराग की लौ थे। उसी समय दूर शहर में एक बच्चा पहली बार तारों को देख रहा था।
उसने अपने पिता से पूछा, क्या सच में कभी जादुई चिराग था? पिता ने मुस्कुराकर कहा, शायद था, पर असली जादू ये है कि हमें अब उसकी जरूरत नहीं। बच्चे ने आकाश की ओर देखा और चुप हो गया। नदी किनारे बैठे आरमान ने आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे पूरी कहानी एक वृत्त बन चुकी है, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक निरंतर जागरूकता। उसने धीरे से कहा, अब हमें किसी अंतिम अध्याय की जरूरत नहीं। हवा में कोई फुसफुसाहट नहीं थी, पर एक गहरी शांति थी, जैसे स्वयं समय ने सिर हिलाकर सहमति दी हो। अगली सुबह बगदाद वैसे ही जागा जैसे हर दिन जागता था। बाजार खुले, बच्चे स्कूल गए, कलाकारों ने रचना की, विचारकों ने प्रश्न उठाए, साधारण लोगों ने अपने हिस्से का काम किया। कोई विशेष घोषणा नहीं हुई, कोई स्मारक नहीं बना, कोई नया अध्याय औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ। और यही इस कहानी का अंतिम सत्य था। जादुई चिराग का राज कभी चिराग में नहीं था, वो हर उस क्षण में था जब इंसान ने अपने भीतर की रोशनी को पहचाना और उसे जिम्मेदारी से जिया। जब तक वो स्मरण जीवित है, कहानी चलती रहेगी। जब स्मरण मिटेगा, कहानी फिर नए रूप में जन्म लेगी। बगदाद अब केवल एक शहर नहीं, एक अवस्था है। वो अवस्था जहां मनुष्य बाहरी चमत्कारों की प्रतीक्षा छोड़कर अपने भीतर की लौ को पहचान लेता है। और इस प्रकार बिना शोर, बिना घोषणा, बिना चमत्कार कहानी पूर्ण हुई, या शायद बस एक और शांत शुरुआत हुई।